नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एवं भारत में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था 2022 का, उसका जीएस पेपर 1 देखने वाले हैं और इसका आंसर सहित देखेंगे। दोस्तों देखिए, आप अगर 2023 की तैयारी कर रहे हैं या 24 की कर रहे हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस हिसाब से दोस्तों हम 4-5 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका एनालिसिस लाने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये आने वाले एग्ज़ाम में भी आपके बहुत ही मददगार साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि त्वरित वित्तीय त्वरित यानी कि त्वरित वित्तीय प्रपत्र यानी कि रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा यानी कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी किस एक के द्वारा उधार दिए जाने वाले उपबंधों से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो है एशियाई बैंक से तो नहीं है, ना ही ये विश्व बैंक से है, ये आईएमएफ से है। दोस्तों आपको बता दें, एग्ज़ाम में देखिए जो ब्रिटेन वुड से जो संस्था निकला था आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक, ये तीनों का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। तो इससे हमको ये पता चलता है, ठीक है। और ये श्रीलंका के संबंध में आया था कि रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किससे संबंधित है, तो ये एशियाई मुद्रा कोष से है यानी आईएमएफ से है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला जो है दोस्तों कि अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि रुपए में मूल्य वृद्धि को दर्शाता है, तो ये सही है। दूसरा है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि व्यापार के प्रतिस्पर्धा में सुधार को दर्शाता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, देखिए एक्चुअल में फार्मूला एक होता है, जैसे कि ये रीर का फार्मूला है, REER रीर इजकल टू ये नीर इनटू ये हो जाएगा इधर ऊपर में PF बटा P। ये नीर मतलब रीड का मतलब समझिए रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीर मतलब नियर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और PF का मतलब होता है जो व्यापारिक जितना भी व्यापार का साझेदार देश है उसका मुद्रा प्लस ये P अपना देश का मुद्रा, ये होता है, इसका एक फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। तो ये जो नीर है, नीर में वृद्धि का मतलब मूल्य वृद्धि होता है, ये ठीक है, ये इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से संबंधित है। और व्यापार में वृद्धि का क्या मतलब है दोस्तों, ये एक्सचेंज रेट की बात है, तो ये रीड एक्सचेंज रेट से संबंधित है, तो इसमें व्यापार का प्रतिस्पर्धा में सुधार नहीं बता सकता ये, ठीक है ना, तो इसलिए ये दो गलत हो जाता है। तीसरा है दोस्तों, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीड और रीढ़ के बीच वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है, तो ये देखिए आप, ये ठीक है, यही चीज़ है कि अगर नीड क्या बोलता है कि अन्य देशों की मुद्रास्फीति में के सापेक्ष, मतलब अगर ये दूसरा देश का मुद्रा है, इसमें अगर मुद्रास्फीति उत्पन्न होगा, ये अगर बढ़ा तो ये बढ़ेगा, ये अगर बढ़ा, अगर P बढ़ा अपना देश का मुद्रास्फीति तो ये घटेगा, तो इस हिसाब से ये तो सीधा सीधी बात सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा इसमें दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी क्या है दोस्तों, 1 और 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूति खरीद सकती है। देखिए, एक जो RBI होता है, RBI काम करती है, उसको बोलते हैं OMO होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज़ अगर RBI बोला है कि RBI प्रतिभूति खरीदेगा मतलब जनता के पास प्रतिभूति है, ये RBI खरीद लिया, तो जनता को पैसा देगा तो और तो महंगाई बढ़ेगा ही ना जी, तो इस हिसाब से तो ये गलत है ना, यानी कि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, प्रतिभूतियों को खरीदेगा, नहीं, ये गलत है। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे है कि यदि रुपए की तेज़ी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो RBI बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकती है। डॉलरों का कृषि संभावित, यदि रुपए का तेज़ी से मूल्य ह्रास हो रहा है, मूल्य ह्रास मतलब दोस्तों रुपए का तेज़ी से डिप्रिशिएशन हो रहा है, जैसे 80 का रुपया था 83 हो गया, तो क्या कर RBI जब मूल्य रुपए का ह्रास होगा तो RBI क्या करेगा, डॉलर का संभावित रूप से विक्रय करेगा, यह सही होता है। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों कि यदि USA या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती है, यदि USA और यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो संभावित रूप से RBI डॉलरों को खरीद प्रेरित हो सकता है, संभावित रूप से RBI की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं दोस्तों, जो देखिए तीसरा का जो आंसर होगा दोस्तों, तो इसका आंसर देखिए, एक तो 1 नंबर तो था नहीं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो यही बचा, तो ये भी सही है, ये भी सही है।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा तीसरा का बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। ठीक है, यह G20 और उसके द्वारा समर्थित पहल है। आगे देखिए, G20 कॉमन फ्रेमवर्क जो G20 और पेरिस क्लब के द्वारा समर्थित एक पहल है, ये सही है। आगे दोस्तों, एक अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देश को सहायता देने की पहल है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो है 5 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड IIB से क्या लाभ है। सरकार इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। ऋण ग्रहण में कूपन दरों को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। तो अगला है दोस्तों, देखिए, सरकार IIB के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है, ये सही है। अगला है दोस्तों, IIB निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। IIB पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होता है, ये भी सही है। देखिए, एक बात बता दूं कि जब भी हम लोग का देश में होता क्या है ना, कि मान लीजिए कुछ चीज़ अर्थव्यवस्था नीचे जा रही, तो लोग करते क्या है, लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो बैंक में निवेश कर दे, लेकिन बैंक में देखेगा क्या है कि बैंक में इंटरेस्ट रेट कम है, और दूसरा चीज़ क्या होता है, गोल्ड में निवेश कर दे। तो गोल्ड में निवेश करने से क्या होता है, देश को बहुत ज़्यादा आयात करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, हम लोग का जो बजट होता है तो उस पर डॉलर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, उससे क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है हम लोगों को। इसलिए सरकार क्या करती है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जारी करती है। ये 2013 में जारी एक बार किया गया था, उसके बाद से अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं आया है। हालांकि ऐसा होता है, इसमें होता क्या है दोस्तों कि इन्फ्लेशन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए बैंक में जमा किए, आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 2% के हिसाब से, 5 साल के बाद आपका मान लीजिए 10% बढ़ा और इन्फ्लेशन भी बढ़ गया 10%, तो आप जब पैसा निकालिएगा 1 लाख रुपया, तो 1,10,000 जब हो जाएगा उस टाइम में, तो वो आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होता है, वो होता ये है कि आप जब 10 साल के बाद निकालिएगा, तो वो आपका जो होता है इन्फ्लेशन से क्या होता है, मेल किया हुआ रहता है, यानी कि वो आपको नज़र नहीं आएगा कि इन्फ्लेशन है, मतलब इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसलिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जारी किया जाता है, ताकि गोल्ड में कमी कम हो सके, गोल्ड का जो खरीद होता है वो कम किया जा सके, और देश में ही लोगों को क्या कर सके कि जो महंगाई होता है उसके सापेक्ष क्या सके, ब्याज दर उपलब्ध करा करके लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी होगा। ठीक है, 5 का आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6ठा नंबर जो है दोस्तों, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। अपने प्लेटफार्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल को विक्रय कर सकती है। देखिए, इसको पढ़ते हैं बढ़िया से। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने प्लेटफार्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकती है। ये देखिए गलत है, क्योंकि 2019 में या 20 में एक रूल आया था जिसमें कहा गया था कि वो अपना माल नहीं बेच सकती है, तो ये गलत है। इस हिसाब से हम देखेंगे दोस्तों, तो देखिए एक कहाँ कहाँ है, एक ये नहीं हो सकता है सही, और ये भी नहीं हो सकता सही, ये तो हो ही नहीं, क्योंकि सही पूछा है। तो सही हमारे पास एक ही बच गया है, वो क्या है, बी। वे अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार करते हैं, यह सीमित है। देखिए, ऐसा सीमित इसलिए है, मान लीजिए कोई बड़ा विक्रेता बोला कि नहीं चलो हम अपना सारा सामान तुम्ही को बेच देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वैसा है कि कुछ 25% या 50% तक ही उसका लेकर के खरीद कर रख सकता है, बाकी पूरा उसका सामान खरीद कर नहीं रख सकता है, ठीक है ना, इसलिए ये सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वां नंबर है, उसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र यानी कि रियल सेक्टर का निर्माण करता है। रियल सेक्टर मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, फसल का काटना आपको दिखाई दे रहा है। कपड़ा मिलों पर कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारिक कंपनी को धनराशि उधार देना। देखिए, पैसा आपको खाली वो कागज़ दिखेगा, लेकिन पैसा आपको रियल में दिखाई देगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा 3 नंबर। इस हिसाब से देखिएगा 3 नंबर किस में है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक यही हो जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा रियल सेक्टर का, एक तो किसान अपना फसल काट रहा है और कच्चा कपड़ा बन रहा है कपास से, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और बिना कॉरपोरेट निकाय, किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य बॉन्ड जारी करना, यानी कि देखें
जो रियल सेक्टर होता है, देखिए सेक्टर इस हिसाब से दो होता है, एक होता है रियल, एक होता है फाइनेंशियल। तो रियल सेक्टर में जो हमको आँख से दिखाई देता है रियल सेक्टर, एक फाइनेंशियल सेक्टर, ये दोनों फाइनेंशियल सेक्टर का उदाहरण है, इसलिए रियल सेक्टर में नहीं आएगा, तो ये दोनों गलत है, सिर्फ 1 और 2 सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। 8 नंबर, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करती है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखते हैं इसमें। कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया है और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर बाहरी देश को कर अदा करती है, ये तो नहीं है। ठीक है, क्या अप्रत्यक्ष अंतरण की बात हो रहा है। ठीक है, भारत के संदर्भ में अप्रत्यक्ष अंतरण। आगे है दोस्तों कि कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती है, ये भी नहीं होगा। अगला है दोस्तों कि कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उसका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है और प्राप्ति पर भारत में अंतरित कर देती है, ये भी कुछ लगता नहीं है, ये भी नहीं होगा। अगला है दोस्तों, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करता है और ऐसे शेयर भारत में किसी परिसंपत्ति से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करता है, देखिए ये होगा। कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करता है मतलब शेयर ट्रांसफ़र करता है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करता है। मतलब मान लीजिए कि अपना शेयर बेचा और भारत में वो क्या है, भारत में कोई चीज़ वस्तु होगा जो कि बिका होगा वो शेयर के बदले और उससे वो मूल्य निकला है, तो ये वो है क्या है, अप्रत्यक्ष अंतरण, मतलब इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 का इंग्लिश में इसको देख लेते क्या है। अब फॉरेन कंपनी ट्रांसफ़र शेयर एंड सच शेयर्स डिराइव्स देयर सब्सटैंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, देखिए इसका क्या था, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर का, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। क्या बोला है, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में नए प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, बिल्कुल सही बात है। ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है। ऋण वित्तीयन यानी कि जो फाइनेंस करते हैं हम लोग लोन का, उसको क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय माना जाता है। जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। राजस्व व्यय क्यों मानेंगे भाई, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलत है, राजस्व तो सरकार का बात होता है ना, किसी संगठन या कंपनी द्वारा यहाँ बात हो रहा है, तो इक्विटी व्यय राजस्व व्यय के रूप में किया जाता है। तो देखिए इसका सिर्फ ये हो जाएगा, 9 का केवल 1। 10 नंबर हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों कि नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूति आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होता है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूति आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है, सरकार बॉन्ड जारी करे तो जनता उसमें निवेश कर सकती है, लेकिन ये पूरा तरीक़ा से सही नहीं हो सकता। उसका एक भाग मान सकते हैं, लेकिन नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूति आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होता है। नीलामी में, इसका दोस्तों ये हिंदी में समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश में देखते हैं इसको। With reference to the Indian economy, consider the following sentence: a share of the household's financial servicing goes towards government borrowing। नहीं, इधर तो गलत लग रहा है सीधा सीधी। अगला है दोस्तों कि डेटेड सिक्योरिटी इशू एट मार्केट रेट्स इन ऑक्शन फ्रॉम द लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेप्ट, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा केवल बी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ए नहीं होगा, केवल बी आंसर हो जाएगा। ये गलत गलत गलत, केवल ये सही है। ठीक है, अगला 11 नंबर पढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर जो है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कि है कि HN सन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। आगे है कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करती है। भारतीय संविधान नहीं है, कानून होगा। ठीक है,
तो भारतीय संविधान उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। शक्ति है लेकिन उसको कानून के रूप में नहीं दिया गया। ठीक है, देखते हैं आगे। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। ये परिभाषित करने वाला बात तो बिल्कुल गलत हो गया जी। परिभाषित तो नहीं करता। देखिए, परिभाषित इसमें नहीं किया, इसमें नहीं किया। 1 और 2, तीसरा गलत। ठीक है, अगला है दोस्तों चौथा। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की संसद को शक्ति नहीं था। ये तो सही है। 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 13 नंबर पे। 12 नंबर पे बढ़ते दोस्तों। ठीक है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे जाते हैं। तो अधिवक्ता से बाहर रखे जाते हैं। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये तो सही है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे जाते हैं। सही है भी। विधिज्ञ परिषदों बार काउंसिल को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालय की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का दोस्तों सी, कि दोनों सही है। 13 नंबर देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। संविधान संशोधन विधेयक को तो बिल्कुल नहीं होती है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकार है कि वह उस पर अनुमति दे, ये तो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 किस में है? बी में है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र मंत्री और राज्य मंत्री और उपमंत्री में वर्गीकृत करता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों से 15% से अधिक नहीं हो सकता। ये सही है। 91वां संविधान संशोधन में लिखा गया है ऐसा। ठीक है, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी। आगे बढ़ते दोस्तों 15 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं? लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये तो बिल्कुल है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये तो नहीं है। दोनों में से कोई भी सदन कर सकता है। यानी देखिए 3, देखिए इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, बच जाता है ये दोनों। इसमें से भी आपात उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। अनुसमर्थन क्यों करेगा भाई? पूरा समर्थन करना है ना इसको। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा? बी। 16 है दोस्तों। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। ये तो गलत है। ये बोला है कि जैसे मान लीजिए कोई निर्दलीय विधायक है, नहीं, नाम निर्दिष्ट बोल रहा है। नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। तो 1 मिनट दोस्त, इसको देख लेते हैं थोड़ा इंग्लिश में, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। द लॉ स्पेसिफाइड दैट द नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर, मतलब जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है ना, नॉमिनेटेड वही है, कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग अपॉइंटेड द हाउस। 16 नंबर का ये भी गलत है। शायद 6 महीना के भीतर ही इसको ज्वाइन कर लेना पड़ता है। अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर लग सकता है इसके ऊपर क्या, कि इसके ऊपर दल बदल का कानून लग सकता है। ठीक है, तो 1 नंबर गलत हो गया यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, कि नाम निर्देश कोई भी विधायक है उसको 6 महीना के भीतर अगर कोई सदन में किसी भी पार्टी का सदस्य बन जाता तो ठीक है, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन 6 महीना के बाद अगर किसी पार्टी का सदस्य बना तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? एंटी डिफेक्शन। तो इस हिसाब से ये गलत है, यहाँ पे नहीं बोला है ना। ठीक है, यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला में विनिश्चित करना है, ये सही है।
ठीक है, कि कोई समय निर्धारण नहीं किया गया है। ये आप महाराष्ट्र के बारे में भी जब देखे होंगे, महाराष्ट्र में जब ये मुद्दा उठा था तो जो पीठासीन अधिकारी थे वो रख लिए, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो कोई जो समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो केवल 2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति है। तो भारत का महान्यायवादी, संविधान में आप देखेंगे तो महान्यायवादी तो है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का बात नहीं है। इस हिसाब से इसको हम कट करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है वो है राष्ट्रपति के क्या बोलते हैं, प्रसाद पर्यंत है। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक चल सकता है। एक टाइम सीमा होता है, लेकिन फिर भी जो इस्तीफा होता है ये राष्ट्रपति को देगा। और ऐसा नहीं कि सरकार गया तो इसका भी कार्य गया, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति चाहेंगे तभी जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का जो क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते 218, भारत में न्यायालय द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश मैंडमस नहीं होगा। परमादेश नहीं होगा। कोई किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह सरकारी हो, भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं होगा। ये तो होगा, ये तो गलत है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 2 गलत है, 2 गलत, 2 गलत, और इसमें भी 2 है। आंसर तो इस हिसाब से सी निकल गया दोस्तों। लेकिन देख लेते हैं अगला 3 नंबर क्या है। कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन, अधिकार परीक्षा रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय के समावेदन करने के लिए याचिका पिटिशनर हो सकता है। ये सही है। ठीक है, तो ये 1 नंबर वाला ही गलत है दोस्तों। किसी भी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य सौंपा गया हो परमादेश नहीं होता है। ठीक है, उसके खिलाफ भी परमादेश दिया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कितना था, 18। बढ़ता है दोस्तों 19 नंबर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। अवश्य अपनाना चाहिए ऐसा तो है नहीं दोस्तों। ये अवश्य बोल के थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात बोल दिया है, ये नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंतर्गत भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। हाँ, ये सही है। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। ये भी सही है। 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 इसमें, यानी 1 नंबर भी सही होगा दोस्तों। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। तो इसे अवश्य अपनाना चाहिए। इस हिसाब से ये 3 नंबर, डी नंबर इसका सही होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। जो 20 नंबर है इसका देखते हैं कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। जब अध्यक्ष नियत करेगा उस दिन होगा। ये तो सही है। आगे है, एक अज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल या शासक के रूप में या शासक दल से होगा। एक अज्ञापक उपबंध है, मतलब कानून है, ऐसा नहीं है, ऐसा परंपरा है। ठीक है, कि जो उपाध्यक्ष होगा वो कौन होगा, विपक्षी दल का पार्टी होगा। ठीक है ना। आगे दोस्तों ये गलत हो गया, इस हिसाब से देख ले तो 2 इसमें भी है, 2 खत्म। अब बच गया ये और ये। इस हिसाब से देख लेते हैं कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकता। ये सही है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुसंगठित संसदीय पद्धति है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाएगा और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होगा। प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होगा, ये तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक ये गलत मिल गया हमको, एक गलत मिल गया। सही 1 और 3 है, सही 1 और
3 है। इसी हिसाब से 20 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भेदी स्रोत है? मीथेन, देखिए मीथेन का जब भी बात है धान का खेत तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, तो धान ही इसका आंसर होगा, धान का खेत। ठीक है, तो 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो ये देखिए मीथेन के साथ साथ क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन CH3 या 4 बोलते पता नहीं मुझे, मैं 4 लिख दे रहा हूँ, और एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ कहाँ से निकलता है, तो देखिए धान का खेत हो गया, धान का खेत से ही होता है, एक पशु जो जुगाली करता है उससे भी निकलता है मीथेन। ठीक है, यहाँ पे धान का खेत मुख्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणत होता है? कृषि की धान गहनता प्रणाली, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? बीज की कम आवश्यकता हो सकता है, मीथेन का कम उत्पादन ये भी हो सकता है, बिजली का कम खपत ये भी हो सकता है। तो 1 और 2 तीनों हो सकता है। धान गहनता प्रणाली, ठीक है, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है। देखिए शुष्कन बोल दिया तो बिजली के पानी कम लगेगा, पानी कम लगेगा तो बिजली कम लगेगा, तो 3 सही है। तो देखिए 3 इसमें भी, इसमें भी, इस हिसाब से ये तो नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि और कौन सा सही है। मीथेन का कम उत्पादन, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो मीथेन का कम उत्पादन यानी कि 2 भी होगा, तो इसमें भी है, तो ये नहीं होगा। अब ये और लास्ट वाला बच गया। तो बिजली का कम खपत, बीज का कम आवश्यकता, तो बीज का कम आवश्यकता मतलब ऐसा होता नहीं कि कोई कोई खेत में एकदम ज़बरदस्ती बीज छीट देता है, 2 किलो लाए चलो 2 किलो छीट दो, 1 किलो लाए चलो 1 किलो छीट दो। तो इस हिसाब से जो धान गहनता प्रणाली होता है उसमें क्या होता है, बीज का कम आवश्यकता होता है, तो ये भी सही होता है। इस हिसाब से इसका जो 22 होगा दोस्तों, उसका आंसर डी होगा। ठीक है, 23 है दोस्तों, पश्चिमी अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों की एक सुख कर मरुस्थल में बदल गई है। पश्चिमी अफ्रीका, देखिए लेक विक्टोरिया अभी अफ्रीका में है, फागुविन, ओगोटा, बोल्टा लेक, ये देखता हूँ दोस्तों। देखिए निम्नलिखित पश्चिमी अफ्रीका के निम्नलिखित में से पश्चिम, पूरब और पश्चिम, यानी अफ्रीका जो ऐसा है, तो ये तो दक्षिण हो गया, उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ये देखिए विक्टोरिया इस तरफ यहाँ पर है। ठीक है, फागुविन, अगूटा भी इधर ही है, तो ये और ये तो नहीं होगा, बोल्टा और फागुविन बच गया। तो इसका जो 23 का जो आंसर होगा दोस्तों, ये फागुविन होगा, बोल्ट फागुविन। ठीक है, लेक फागुविन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर, दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाटी कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित है? दक्षिण भारत की नदी, जो कि क्या बोलते हैं दोस्तों, एक गांडीकोटा घाटी है, यानी कि कैनियन बनाती है, कौन हो सकता है? पेन्नार हो सकती है। 24 का जो होगा दोस्तों पेन्नार ही होगा, क्योंकि तुंगभद्रा तो थोड़ा ऊपर ही है और ये ऐसा मैदान से ज़्यादा गुजरती है, और पेन्नार है इसके बीच में जो होता है ना, ये थोड़ा पहाड़ वहाड़ से गुजरती है, तो यही बना सकती है कैनियन। तो ये पेन्नार है, इसका आंसर होगा 24 का सी। 25 है दोस्तों, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। नामचा बरवा, गढ़वाल हिमालय। नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। नामचा बरवा देखिए वो अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बड़वा जी अरुणाचल, ये ठीक है, ये क्या बोलते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय, नोकरेक सिक्किम हिमालय, तो ये सही है। 3, ये गलत, और ये नंदा देवी कुमायूं हिमालय, कुमायूं 25 नंबर का हो जाएगा आपका दोस्तों। ओनली बी, केवल 2, नोकरेक सिक्किम हिमालय। ओह माफ़ कीजिएगा दोस्तों, नोकरेक तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ये नोकरेक जो है ये है क्या बोलते हैं आपको, मेघालय में, तो ये सिक्किम का बात हो रहा है, मैंने इसको मेघालय समझ लिया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो ये भी गलत है, नामचा बरवा ये भी गलत है, तो केवल 2 सही है, तो केवल 2 बी होगा आंसर। ठीक है, 26 नंबर जो है दोस्तों, इसका जो है कि अक्सर समाचार में सुनाई देने वाला लीवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पूर्वी भूमध्यसागरीय तट के पास का क्षेत्र लीवेंट नहीं, उत्तरी अफ्रीका तट के पास
से मोरक्को तक फैला क्षेत्र, क्षेत्र तो नहीं है। लिवेंट फारस की खाड़ी और अफ्रीका के सिंह के पास का क्षेत्र, ये भी नहीं है। भूमध्य सागर का समुद्र तटवर्ती तट के पास का क्षेत्र, ये लिवेंट, हाँ लिवेंट, लिवेंट कुछ शायद फल या फूल होता है। भूमध्य सागर के तट के पास, अच्छा हाँ लिवेंट, लिवेंट याद आ गया दोस्तों, कुछ शायद जो है लिवेंट जो है शायद इसको बोलते हैं वो, ये क्या बोलते हैं, तुर्की है, सीरिया है और लेबनान उमरान, वो सब देश को लिवेंट बोलते हैं। तो ये लिवेंट वही है, ठीक है। तो एक भूमध्य सागर तट के पास का क्षेत्र, तो ये तट के पास का क्षेत्र वही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 26 का, ठीक है। 27 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान उपयुक्त में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से मिलती है? तो ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का जो इधर वाला इलाका है वो मिल गया ईरान से, इधर पाकिस्तान से, इधर ताजिकिस्तान से, इधर इधर जो है उज्बेकिस्तान से और इधर तुर्कमेनिस्तान से, ठीक है। तो देखिए किर्गिस्तान ये नहीं है, ताजिकिस्तान ये है, तुर्कमेनिस्तान ये भी है, ये भी है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये भी है, अजरबैजान ये तो नहीं है। तो 1 और 2 नहीं है, 1 और 2 नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 27 का सी। आगे बढ़ते दोस्तों 28 का। 28 का भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनाजाइट बालू केरल तट पे पाया जाता है, ठीक है, दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनाजाइट में थोड़ियम होता है, ये भी सही है। भारत की समस्त तटवर्ती बालिकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। समस्त कहाँ से? केरल तट पे ज़्यादा पाया जाता है, बाकी कहीं कहीं पे पाया जाता है, लेकिन सब जगह नहीं है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकती है, सही है, केवल सरकारी कर सकती है। अब जैसे बोले यूरेनियम, यूरेनियम क्या नॉर्मल आदमी निर्यात कर सकता है क्या? नहीं। वैसे ही मोनाजाइट भी है, उससे थोड़ियम निकलता है, तो इसको भी केवल सरकार ही निर्यात कर सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 कहाँ है? बी में है दोस्तों, ठीक है। तो 28 का हो जाएगा बी। 29 का दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? देखिए ये होता है, ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सूरज आता है ये आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को। उसके बाद ये आ जाएगा मार्च के बाद 3 महीना देख लीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून को आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये जून हो जाएगा, ये मार्च हो जाएगा, ये फिर 23 सितंबर हो जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा 22 दिसंबर को। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन इसी के आसपास होगा, 21 जून के पास में। तो जून महीने का पहला पखवाड़ा, दूसरा पखवाड़ा, 7 दूना 14, दूसरा पखवाड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 21 जून है ना, तो इसी के बीच में होगा ना। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों 29 का जो आंसर होगा दोस्तों, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों 30 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। होड़िके, होड़िके या क्या बोलते हैं उसको, हैरिके या हैरिके बोलते हैं शायद, हैरिके पंजाब में, ये ठीक है। रेणुका आंध्र भूमि, हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। रुद्र सागर त्रिपुरा, ये भी सही है। और एक है संस्थाम कोट्टा झील तमिलनाडु, संस्थाम कोट्टा ये शायद केरल में है, ये नहीं होगा। 4 नंबर कितना युग्म सही है? केवल 3 युग्म सही है। तो 30 का हो जाएगा दोस्तों, 30 का हो जाएगा दोस्तों, हरिके पंजाब में है, रेणुका आंध्र प्रदेश में, रुद्र सागर त्रिपुरा में है। केवल 3 युग्म सही है, लेकिन आंसर शीट में इसका जो आंसर है दोस्तों केवल 2 युग्म सही है। तो 2 युग्म हरिके पंजाब में ही तो है दोस्तों, रेणुका आंध्र भूमि अरुणाचल प्रदेश, रुद्र सागर झील त्रिपुरा। देखिए इसमें से कोई 2 ही सही है, ठीक है। इसका जो आप लोग आंसर की देखेंगे, आंसर की में आपको केवल 2 ही युग में सही बताया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं, पंजाब वाला सही है, रेणुका वाला सही है, रुद्र सागर वाला मुझे कन्फ्यूजन है कहाँ है, तो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 31 नंबर। तो 31 नंबर का जो है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा उपयुक्त में से कौन ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं कौन कौन सा? एक तो डिजी लॉकर है दोस्तों, डिजी लॉकर के अलावा कोविन ओपन सोर्स डिजिटल नेटवर्क, जिसपे
बुल्ली बाई इसी पर बना था, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दीक्षा भी है शायद। तो 3 और 4 31 का हो जाएगा आपका, सब हो जाएगा। आरोग्य सेतु भी है, कोविन भी है, डिजी लॉकर भी है, दीक्षा भी है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कि सब कोई है। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, सब क्या है, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेब 3.0 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब 3.0, ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों, क्या है कि वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकता है। स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकता है बिल्कुल। वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं बिल्कुल। वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने के बजाय प्रयोक्ता द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। वेब 3 किसी निगम द्वारा परिचालित होने के बजाय प्रयोक्ता द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। 32 का हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 का हो जाएगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सास क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठा को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकता है। आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकता है सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकता है। ठीक है, तो ये सही है। सॉरी दोस्तों, आगे है कि सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों यानी मोबाइल डिवाइस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच सकता है। आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल सास के रूप में है, तो ये सभी सॉफ्टवेयर ही है। आउटलुक है, हॉटमेल है, याहू है। ठीक है, तो इसका आंसर जो जाएगा सब कोई हो जाएगा 1 2 3। इसका जो आंसर होगा दोस्तों 1 2 और 3 तीनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जनसंचार माध्यम में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? तो इसका हो जाएगा, अंतरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइल का प्रमोचन, पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रह का सामना कर इसका अंतरिक्ष में ही विस्फोटन। ये तो दूसरा चीज़ है। ये चीज़ है कि एक तो नासा जो अंतरिक्ष एक सैटेलाइट बनाया था जो कि दिशा मोड़ देता है, तो ये वो तो नहीं है, ये दूसरा है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, कोई अंतरिक्ष यान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है, प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी कोई बमबारी से समझता नहीं। कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है, ये हो जाएगा। ठीक है, कक्षीय बमबारी, प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली, तो यही है दोस्तों, सी नंबर इसका आंसर। ठीक है, मिसाइल है, एक कक्षा में स्थापित किया गया, फिर जहां उसको छोड़ना है वहां पे मार दिया, तो ये हो जाएगा। अगला है 35 नंबर, देखते हैं दोस्तों। 35 नंबर है, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से प्रसंग में होता है? क्लाउडेड सेवाएं, क्वांटम संगणन, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकी, बेतार संचार प्रौद्योगिकी। क्यूबिट का प्रयोग किस में होता है दोस्तों? तो क्यूबिट का प्रयोग क्वांटम संगणन में होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग में होता है, क्वांटम गणना में। ठीक है, क्यूबिट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 36 निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए। निकट परिपथ, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन लघुप्रास युक्ति मानी जाती है, मतलब शॉर्ट वेव वाला युक्ति कौन सा है? तो रेडियो और टीवी शॉर्ट वेव वाला है। स्थानीय नेटवर्क, निकट, क्लोजर टेलीविज़न, रेडियो और टेलीविज़न। इसका देखिए, टेलीविज़न ये है, रेडियो भी है, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 इसमें भी है, 1 और 2, तीसरा बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क मोबाइल हो जाएगा, तो मोबाइल भी उसी पे काम कर देगा। ठीक है, तो तीनों काम कर जाएगा 36 पे। तो 36 का है, टेलीविज़न भी हो जाएगा, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, रेडियो आवृत्ति भी हो जाएगा, बेतार स्थानीय नेटवर्क ये भी हो जाएगा। किस पे? निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए। लघुप्रास युक्ति, जैसे कि बेतार स्थानीय नेटवर्क, जैसे ब्लूटूथ भी होता है, वाईफाई भी होता है, ये सब किस पे करता है? लघुप्रास युक्ति ही होता है। ठीक है, तो उस पर ही हो जाएगा। तो 1 2 3 इसका तीनों हो जाएगा। 37 का दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैवप्रत मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतरोपों पर बन सकती है। जैवप्रत बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरोपों
पर बन सकती है। दूसरा है जैवप्रत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। जैवप्रत प्रतिजैविक प्रतिरोध दशा दर्शा सकती है। तो इसका जो 37 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों चीज़ हो सकता है कि जैवप्रत मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरों पर बन सकती है, यानी ऊतकों पर जम सकती है। ठीक है। जैवप्रत जो है ये खाद्य पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर भी बन सकता है। आप देखे होंगे खाना के ऊपर जो ईस्ट उस टाइप का जो जम जाता है, ऐसे कई कई टाइप का काला काला। ठीक है। जैवप्रत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। जब इसको खाइएगा आप तो ABR जनरेट होता है उससे, एंटी बायो रेसिडेंस बोलते हैं उसको। ABR प्रतिजैविक होता है वो, जैसे कि कोई दवाई खाइएगा कोई असर नहीं करेगा, उस टाइप का काम करता है ये। इसका भी तीनों आंसर हो जाएगा ABC। 38 नंबर देखते हैं दोस्तों कि प्रतिजैविक प्रोबायोटिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों से बने होते हैं। जो प्रतिजैविक होते हैं दोस्तों ये जीवाणु और ईस्ट दोनों से बने होते हैं। सही है। प्रतिजैविक में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। प्रतिजैविक प्रोबायोटिक्स ये आहार नली में भी पाया जाता है, यहाँ नहीं लिखा तो ये गलत हो जाएगा। 2 गलत, 1 तो सही है। तीसरा देख लेते हैं। प्रजैविक दूध सरगराओं को पाचन में सहायता करता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। तो 38 का जो आंसर होगा दोस्तों वो C होगा। ठीक है। 39 में देखते हैं दोस्तों कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के प्रसंग में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की है, mRNA का प्रयोग करके। ठीक है। mRNA का प्रयोग करके, mRNA वाला दोस्तों RNA वैक्सीन तो इन्होंने नहीं बनाया था कोविशील्ड ने, तो ये तो गलत है। ठीक है। स्पुतनिक 5 जो है ये रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, ये सही है। कोवैक्सीन एक निकृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है, ये भी है। मरा हुआ उसमें बोलते हैं कि कोविड-19 का जो ये है जीन या बोलिए कोई जीवाणु वो डाला गया है, तो ये भी सही है। ये दोनों सही है, तो 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। 39 का B हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 40 नंबर है दोस्तों, यदि कोई मुख्य सौर तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन संभव प्रभाव होंगे। GPS और दिक्सूचक प्रणालियां विफल हो जाएगी, सही है। विश्व क्षेत्र में सुनामियां आ सकती है। सुनामी ये तो थोड़ा अतिशयोक्ति लग रहा है दोस्तों, देखते हैं। 7 कारण है इसका। ठीक है, देखते हैं। सुनामी तो नहीं आएगा इसका। ठीक है। सुनामी आने के लिए देखिए अंदर में भूकंप आना जरूरी है, तो ऊपर से तूफान आएगा इसका कोई मतलब नहीं है। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, ये हो सकता है। 1 और 3 हो गया। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियाँ घटित हो सकती है, ये भी हो सकता है। ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नि घटित हो सकती है। ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नि घटित हो सकती है। दावाग्नि मतलब जो अपने आप जैसे पेड़ से पेड़ टकराया आग लग गया, तो उसको तो दावाग्नि वो तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं हो गया। 2 और 5 देखते हैं आंसर में। देखिए 2 और 5 नहीं होना चाहिए। 5 है इसमें। देखिए 2 और 5 दोनों नहीं है, तो C इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है दोस्तों 40 का आंसर आपका हो जाएगा C। 41 का जो आंसर देखते हैं दोस्तों, 41 का है जलवायु कार्यवाही ट्रैकर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है। अनुसंधान संगठनों के संगठन द्वारा निर्मित डेटाबेस है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। ठीक है। ट्रैक करता है। ट्रैक किस पे करेगा, डाटा कुछ रहेगा तब ना। यानी अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस पे क्या करता है, ट्रैक करता है। आंसर तो यही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का स्कंद विंग है, नहीं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के अधीन समिति है, ये भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा संवर्धित वित्तपोषित एजेंसी है, ऐसा भी नहीं है। तो ये है अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। ये 41 का A नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 42 देखते हैं। 42 में है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें
चलाता है। तो ये तो ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में विश्व वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ किया है। EP100 इसके द्वारा जलवायु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का तो पहल नहीं है। एनर्जी एफिशिएंसी EP100, EP100 हाँ इसका नहीं है, ये गलत है। 2 नंबर देखिए, 2 गया 2 गया 2 गया, आंसर बच गया केवल बी। तो इसका आंसर देखिए, सिंपल सा बात है, एक ठो गलती निकाल लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर केवल बी हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 43 नंबर है दोस्तों। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्रभूमियां इसके गुर्दे की तरह काम करती है। निम्नलिखित में से आर्द्रभूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? आर्द्रभूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा, अंतःस्रावन और बाष्पन शामिल होता है। ठीक है, शैवालों से वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, परु कवची, मृदु कवची, मोलस्क और पक्षी सरीसृप स्तनधारी फूलते फलते हैं। ये भी सही है। आर्द्रभूमि अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी सही है। जलीय पादप बाहरी धातुओं और पोषकों के अधिक्य को अवशोषित करते हैं। ये भी सही है। तो सही तो सब है, लेकिन क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्द्रभूमि को कौन सा कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करती है? किसके रूप में? आर्द्रभूमि इसके गुर्दे हैं। गुर्दा यानी किडनी क्या करता है? कुछ भारी चीज़ का अवशोषण कर लेता है। तो ये तो इसका आंसर इस हिसाब से डी हो जाएगा। ठीक है ना। 44 है दोस्तों। WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 ग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, और PM 2.5 का वार्षिक माध्यम तो 5 ग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। 15 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं फिर भी। 24 घंटा का माध्य 15 पर मिलीग्राम 5। ठीक है, इस हिसाब से सही हो सकता है। किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्च स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होता है। किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होता है। ओजोन प्रदूषण प्रतिकूल मौसम से इसका तो कोई संबंध नज़र नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, मौसम से आपका कोई संबंध दिखता है? देखिए, ओजोन प्रदूषण होता कैसे है? ओजोन है, देखिए O3 है, O3 O2 प्लस O में टूट जाएगा, तो यही ओजोन डिप्लेशन हो जाएगा। इसके लिए इसको क्या चाहिए? क्लोरीन चाहिए। क्लोरीन इसको तोड़ेगा, तो क्लोरीन तो ये तो प्रतिकूल मौसम नहीं, ये प्रदूषण के कारण होगा, तो ये दो तो होगा ही नहीं। तो जो दो जब होगा नहीं, तो आगे देखते हैं। PM10 फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। ये PM10 नहीं होगा, ये PM 2.5 होता है, और PM1 कण होता है, वो होता है जिसके बारे में चाइना में अनुसंधान चल रहा है। वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकता है। ये सही है। 4 सही है और एक सही मिल गया हमको। देखिए ये आंसर होगा इसका। इस हिसाब से देखिए, एक PM10 3 वाला गलत निकाल ले, तो इस हिसाब से 1 नंबर तो होगा नहीं, 1 होगा नहीं, ये 2 भी नहीं हुआ, फिर बचा आपको ये 4 सही दिख रहा है। तो 4 सही आपको किस में मिलेगा? तो 4 सही आपका इसी में मिलेगा, 1 और 4 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 44 का। 45 देखते हैं दोस्तों। कभी कभी समाचार में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कवक है। यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। यह उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। ये वाणिज्यिक रूप से खेती के बारे में इसका तो कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन हिमालय क्षेत्र में जरूर मिलता है, और एक कवक भी है। तो इसका 1 और 2 हो जाएगा। तो 45 का जो आंसर होगा दोस्तों, इसका सी हो जाएगा। 46 है दोस्तों। पॉलीएथिलीन टेरेप्थेल के संदर्भ में जिससे हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है। पॉलीएथिलीन PETE, ये जो बोतल वाला प्लास्टिक होता है उसका बात हो रहा है दोस्तों। ठीक है, पॉलीएथिलीन टेरेप्थेल के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जाता है। इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ इसके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जाता है।
सही लग रहा, लेकिन देखते हैं आगे। इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक के बोतल में आपने शराब रखी हुई देखे है क्या? किसी भी मादक, किसी भी मादक पदार्थ, तो शराब तो देखा होगा दोस्तों, अपने रम का बोतल होता है प्लास्टिक का, लेकिन किसी भी मादक का बात कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। दो तो नहीं होगा, फिर दो नहीं हुआ, तो इस हिसाब से हमको बचा एक और तीन, एक और चार। तीन देखते हैं। इनके बोतलों का पुनर्चक्रण कर उनके अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इनके बोतलों का जो पुनर्चक्रण करके इसका अन्य उत्पाद बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, सही बात है। इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। हाँ, ये भी ज़्यादा सही है। इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण करके उससे अन्य उत्पाद बना सकते हैं। अन्य उत्पाद तो बनाना मुश्किल है। देखिए, रिसाइकल कर सकते हैं, उसको रिसाइकल करके फिर बोतल ही बनाएंगे ना, तो ये गलत है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये इसका सिर्फ आंसर हो जाएगा एक और चार, और एक और चार है सी में, ठीक है। देखिए, आपको वो बोलते हैं ना कि थोड़ा कौन सा एक गलत है कौन सही है, एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा आना चाहिए तो आसान हो जाता है। इस हिसाब से मैंने बताया कि इसका आंसर जो है, आंसर शीट में भी मैंने देखा है, इसका सी ही आंसर है, और यहाँ भी सी ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पक्षी नहीं है? ये देखिए 47 नंबर पर गोल्डन महासीर। गोल्डन महासीर तो एक मछली है, ठीक है। आगे देखते हैं इंडियन नाइट जार। इंडियन नाइट जार ये तो पक्षी है। स्पून बिल ये भी पक्षी है। वाइट आइरिस, आइबिस, आइबिस अबाबिल, आइबिस ये भी एक पक्षी है। ये महासीर देखिए एक मछली है, तो यही वाला नहीं है। 47 का हो जाएगा आंसर ये। 48 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण मतलब नाइट्रोजन को जो क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन का यौगिक तैयार करता है, वो कौन सा है? अल्फा अल्फा, चौलाई, चना, तिनपतिया घास, क्लोवर, कुल्फा, पालक। नाइट्रोजन आपको पालक, तिनपतिया घास, चना, तो इस हिसाब से दोस्तों पालक में तो आपको नहीं, पालक में तो आयरन मिलेगा आपको, तो 6 नहीं है, 6 नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आंसर इस हिसाब से तो केवल ए बनेगा। ए में क्या है? 1 3 और 4, 1 3 और 4, चना। नाइट्रोजन यौगिकरण पादप है, हाँ चना में, ठीक है, सही है। और तिनपतिया घास, क्लोवर, इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका जो आंसर होगा दोस्तों यही होगा, क्योंकि यही हमारे पास एलिमिनेशन से बचता है 1 3 और 4। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर ये हो जाएगा अल्फा अल्फा है, और एक है दोस्तों चना, और एक है तिनपतिया घास। इससे में क्या है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप है। जो इसका जो जड़ होता है, इसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। तो चना देखिए दाल का पौधा है, तो सिंपल सी बात है, दलहन पौधा का जड़ में नाइट्रोजन होता ही है, राइजोबियम। एक तिनपतिया घास है। अरे तिनपतिया घास देखिए आप, तिनपतिया घास ये देखें, क्या बोलते हैं उसको, मैं बोलूँ मूंग की दाल। मूंग का दाल तिनपतिया घास जैसा ही होता है। ये शायद वो भी क्लोवर जैसा, क्लोवर उसका नाम मैं अभी देखा नहीं हूँ क्लोवर होता कैसा है, लेकिन ये मुझे मूंग का पत्ता जैसे दिख रहा, तिनपतिया घास बोल दिया, तो इस हिसाब से भी ये सही है दोस्तों ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से किस एक जैव सेल प्रौद्योगिकी की बायोरेक टेक्नोलॉजी की बातें होती है? बायोरोक टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली, ये तो सही है। पादप अपशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण, ये नहीं है। सेल गैसों का अन्वेषण, बायोरोक टेक्नोलॉजी नहीं, ये भी नहीं है। वन रक्षित क्षेत्रों में पशु के लिए नहीं, यही है। शैवालों का जो देखिए एक होता है क्या ना, शैवाल का जो क्या होता है कि आर्टिफिशियल टाइप से बना देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? बायोरोक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये 2019 में चर्चा में था, ठीक है। अगला है दोस्तों मियावाकी पद्धति क्या है? 50 नंबर। तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, कृषि नहीं है, पेड़ लगाने से संबंधित होता है। अनुवांशिक रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर अनुसंधान उद्यान का विकास, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, और तटीय समुद्री सतह पर पवन ऊर्जा का संग्रहण, ये भी नहीं है। पुष्प भी नहीं है, तो ये वृक्ष के बाद संबंधित है। मियावाकी पद्धति देखिए ये कहीं पर न्यूज़ में मैंने सुना था, शायद केरल में या कहीं दक्षिण भारत में ही कहीं पे मियावाकी पद्धति का कोई यूज हुआ था मंदिर या किसी मस्जिद में, तो वही है दोस्तों। अगर आपको पता होगा तब बताइएगा, लेकिन ये इससे संबंधित है। 50 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों 51 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के आरक्षित और अंतरित यानी रिजर्व कार्य और ट्रांसफर कार्य के संबंधित बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय था? जो इंपॉर्टेंट विषय था अंग्रेज अपने पास रख लिया, जो जिसका ऊपर कोई दायित्व तो नहीं, सब दे दिया किसको? ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र में देखिए स्थानीय स्वशासन था, भू राजस्व तो देगा नहीं भैया, पुलिस भी देगा नहीं,
न्याय प्रशासन भी देगा नहीं, तो 2 नहीं देगा, बाकी सब दे दिया था। तो 2 नहीं देगा, बाकी सब दे दिया था। तो इसका आंसर सीधा सीधी 51 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 52, मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किससे संबंधित है? फनम सिक्का है दोस्तों। ठीक है, पता है कितना फनम, ये आपको अगर आता होगा गिनती, जब शंख महाशंख बोलते उसमें फनम भी आता है। ठीक है ना। तो ये 52 क्या है दोस्तों, एक सिक्का है, फनम। निम्नलिखित, आगे बढ़ते हैं 53 नंबर, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बारिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो रास बिहारी बोस थे। 3 नंबर तो केवल 3 ये देखते हैं, और ये है, ये दोनों तो नहीं हो जाएगा। तो रास बिहारी बोस और बारिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी। तो जोगेश चंद्र चटर्जी के बारे में ये भी नहीं थे। बारिंद्र कुमार घोष तो शायद अच्छे सहारे से संबंधित थे। देखिए जो भी हो, लेकिन ये रास बिहारी बोस ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है इसका आंसर, जो कि गदर पार्टी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये बाहर भाग गए थे। बाकी ये दोनों का बाहर जाने के संदर्भ में तो आप सुने भी नहीं होंगे, इतिहास में पढ़े भी नहीं होंगे, तो इसका आंसर केवल डी हो जाएगा। ठीक है, तो 53 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर डी। 54 का देखते हैं दोस्तों। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासत द्वारा नामित सदस्य होंगे। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही साथ भारतीय रियासत द्वारा नामित सदस्य होंगे। अगला है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपने भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर सकता है। अलग संधि पर हस्ताक्षर कर सकता है, ये भी अलग संधि पर नहीं, अलग संविधान बना सकता था, ऐसा था। ये तो नहीं है, 2 नहीं है। भारत के संविधान में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासत द्वारा नामित सदस्य होंगे। नामित सदस्य, संविधान सभा और विधानसभा के साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो नामित तो सिर्फ भारतीय रियासत का हो सकता है, लेकिन ये विधानसभा का नामित सदस्य कैसे हो सकता है? इसका तो निर्वाचित होगा, तो इसका निर्वाचित, इसका नामित होगा, तो इस हिसाब से 1 भी गलत हो जाएगा, 2 भी गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं 55 नंबर। तो 55 नंबर जो है दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नेतिपकरण, परिशिष्ट पर्वन और अवदान शतक, त्रिशिष्ट लक्षण, महापुराण। उपयुक्त में से कौन जैन ग्रंथ है? अवदान शतक। अवदान तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 नंबर, 3 गया, बी बचा। 55 का हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर। क्या है, 2 और 4, परिशिष्ट पर्वन और त्रिषष्टि लक्षण, महापुराण। ये क्या है, जैन धर्म से संबंधित है। बाकी नेतिपकरण भी पता नहीं किससे संबंधित है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से मैंने बता दिया दोस्तों। एक हमको पता था, अवदान शतक किससे बहुत से संबंधित है, तो 3 सब में था, तो 3 को मैंने काट दिया, बच गया ये। तो इसका यही आंसर होगा 55 का बी नंबर। 56 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्यदेव, जैन विद्वान। दिगनाथ, बौद्ध विद्वान। नाथ मुनि, वैष्णव विद्वान। नाथ मुनि तो वैष्णव विद्वान, ठीक है। और दिगनाथ बौद्ध विद्वान, तो दिगनाथ बौद्ध विद्वान। आर्यदेव शायद ये गलत है दोस्तों, जैन विद्वान नहीं थे आर्यदेव। ठीक है, ये सही है, बौद्ध विद्वान दिगनाथ सही है, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान ये सही है। इसका केवल 2 युग्म सही मिल रहा है, केवल 2। सी नंबर आंसर हो जाएगा 56 का। 57 का, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर पहला हमला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्य में हुआ था। जलालुद्दीन के काल में पहला मंगोल हमला भारत पर, ये तो उसके टाइम में ही हो गया था दोस्तों, इल्तुतमिश के टाइम में। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों इल्तुतमिश के टाइम में हो गया था पहला हमला। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा था और उस शहर को घेर डाला था। तो इसके टाइम में तो हुआ था, ये सही है। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ पश्चिमी उत्तर अस्थायी रूप से हार गया था। ये हारा तो नहीं था, लेकिन ये हुआ ये था कि ये जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है उसको जीतने के लिए और मंगोलों को हराने के लिए इन्होंने कराचील का अभियान किया था, लेकिन सफल नहीं हुए थे, लेकिन हारे तो नहीं थे ये। ठीक है ना, तो इस तरह से ये गलत है।
और एक ये भी गलत है, तो केवल 2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 57 का हो जाएगा दोस्तों बी। 58 देखते हैं दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुलाह दारान कहलाते हैं? कुलाह दारान कौन कहलाते हैं? कुलाह मतलब एक तो टोपी टाइप का दोस्तों, और कुलाह दारान कौन कहलाते हैं दोस्तों? अरब व्यापारी ये नहीं था। कलंदर, कलंदर की उपाधि दी, ये उपाधि है। और फारसी खुशनवीस, ये तो लिखने वाला है। कुलाह दारान तो ये बचता है दोस्तों सैयद, तो सैयद को क्या बोलते हैं दोस्तों? कुलाह दारान बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किया। ठीक है, डच शासकों ने पूर्वी तट में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किया। देखते हैं आगे, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, ये तो ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास के विजयनगर साम्राज्य में एक प्रतिनिधि से पट्टे पर लिया जमीन पर एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, 2 और 3 इसमें है और इसमें है। एक के ऊपर थोड़ा देखता हूँ दोस्तों, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। गजपति शासक का टाइम, गजपति लोग को तो बहुत पहले हरा दिया गया था, इस हिसाब से ये लोग को देखिए बहुत पहले हरा दिया गया था, इस हिसाब से सही नहीं लगता है। मैं एक बार आंसर की देख लेता हूँ दोस्तों, 59 नंबर का जो दोस्तों आंसर की है ये बी है, बी 2 और 3। ठीक है, इसका आंसर बी और 2 और 3 हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, 59 नंबर। 60 नंबर देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति क्या हो सकता था? दास हो सकता था। दास हो सकता था, तो हो सकता था स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन कर कानूनी तौर पर मुक्त हो सकती है। हाँ ठीक है, दासी है तो अपना जो मालिक है उसके लिए एक बेटा पैदा कर देगी, मालिक से संबंध बनाकर उसके बाद मुक्त हो जाएगी, ये सही है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, यदि स्त्री दास का मालिक, स्त्री का जो दास है उसका मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। बिल्कुल मिलेगा, तभी तो वो चल गई बेटा पैदा करके, तो बेटा को तो वहीं छोड़ दी, तो बेटा तो अब राजा का हो गया ना, चाहे वो मालिक का हो गया, तो मालिक जो का मालिक है वो जब जमीन का उसका बंटवारा होगा तो उसका भी वो हकदार होगा, तो इस हिसाब से ये तीनों सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 60 के बाद देखते हैं दोस्तों 61 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखिए एक्चुअल में बात क्या होता है कि जैसे कि हम लोग का देश में, हम लोग विकासशील देश है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ा के रखते हैं। इसके कारण क्या होता है कि बाहर का देश का आदमी लोग क्या करता है, आके निवेश करता है, और जब यूएस में ही इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा तो ये लोग काहे के लिए निवेश करेगा, पैसा लेकर भाग जाएगा। यही कि यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति, सख्त मतलब जो हार्ड पॉलिसी होता है उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट उठाते हैं, बढ़ाते हैं। तो अगर ये बढ़ाएगा तो ये सच में मुद्रा क्या हो सकता है, भाग सकता है। अगला दोस्तों, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋणग्रस्त वाले फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकती है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋणग्रस्त वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकती है। बिल्कुल बढ़ा सकती है, बोलिए कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये पैसा लेके भाग गए तो डॉलर की मांग बढ़ेगा, डॉलर की मांग बढ़ेगा तो उसी हिसाब से क्या होगा, जो हम लोग का भारतीय करेंसी उसका मांग घटेगा, तो जो 80 का होगा वो हो जाएगा 85 का। तब जो 80 पे ब्याज भरना था 5 रुपया, अब 86 पे भरना पड़ेगा 6 रुपया, 85 पे भरना पड़ेगा 6 रुपये, 1 रुपया बढ़ेगा, तो इस हिसाब से इसका ब्याज लागत तो बढ़ेगा ही। तो 2 नंबर भी सही है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब कि नीचे गिरना, ईसीबी के संबंध में मुद्रा जोखिम को घटाता है। घटाता का है भैया, ये तो बढ़ाता है। तो 3 तो गलत हो जाएगा, 3 गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। तो इस हिसाब से इसका जो 61 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये आंसर होगा इसका, मुद्रा जोखिम को घटाता है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, अवमूल्यन ईसीबी के संबंध में मुद्रा जोखिम को घटाता है। 1 और 2 सही है। 61 का मैं देख लेता हूँ दोस्तों, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, और मैं इसका आंसर देख लेता हूँ एक बार। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है, ये तो सही है। और पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋणग्रस्तता वाले फर्मों की लागत बढ़ा सकता है, सही है। आंसर शीट में तो दोस्तों इसका बी दिया गया है, लेकिन मुझे बी सही नहीं लगता है, क्योंकि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन,
अगर पैसा मूल्य गिरा 80 से 85 हो गया तो एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्ड के संबंध में मुद्रा जोखिम को घटाता है। मुद्रा जोखिम को घटाएगा नहीं, ये बढ़ाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका आंसर मेरे हिसाब से आंसर यही होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा एक बार, और मेरे ख्याल से उपयुक्त आंसर इसका यही होगा 61 का। 62 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश में तो होता है, केरल में भी होता है, हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ है होता है, त्रिपुरा में भी पहाड़ है होता है। यदि एनसीईआरटी में ही है दोस्तों ये चारों देश, ये चारों ही होगा, तो सभी चारों राज्यों में होता है। 62 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, ठीक है। 63 नंबर देखते हैं दोस्तों। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होंगी तो फिर तो ये तो रिजर्व बैंक के अनुसार काम करेगी, तब तो कोई काम ही नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। इकरा नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ब्रिक वर्क रेटिंग एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है, ये भी सही है। तो एक गलत है, देख सकते हैं। इस हिसाब से जो बी आंसर है वो आपका 63 का जो आंसर निकल जाएगा दोस्तों वो है बी, ठीक है। अगला 64 देखते हैं दोस्तों। 64 का है बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई का गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है। चेयरमैन बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है, तो चेयरमैन तो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति प्रस्तुत करती है, ये सही है। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की कार्यनीति और पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करती है, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, एक गलत एक गलत, एक ये भी गलत, तो आंसर केवल बी बचेगा। तो 64 का जो आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 65 का। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। परिवर्तनीय बॉन्ड मतलब एक्सचेंजेबल बॉन्ड, चूंकि बॉन्ड को इक्विटी में बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं, हाँ ठीक है, सही है। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमत से संलग्नता की मात्रा प्रदान करती है। इक्विटी के बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 का सी। 66 जो है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इन्वेस्टमेंट बैंक और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, और एक है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उपयुक्त में से किसका सदस्य है भारत? तो शंघाई सहयोग का तो है, और MTC मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन MTCR का भी भारत सदस्य हो चुका है, और ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इसका भी है। MTCR का सदस्य होने के बाद ही दोस्तों हम लोग फिलीपींस को जो है ब्रह्मोस बेच पाए थे, ठीक है ना। तो ये है, तो ये भी तीनों है, ठीक है। तो ये 66 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका हो जाएगा डी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों 67 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक रहा है। हाल ही के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है, हो सकता है, ठीक है ना। आगे दोस्तों वियतनाम का नेतृत्व तो बहुदलीय राजनीति प्रणाली द्वारा होता है। बहुदलीय राजनीति तो मेरे ख्याल से नहीं है, वहाँ चीन के जैसा ही है। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ उनके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान देने से जुड़ा है, ये भी सही है। आगे है दोस्तों वियतनाम ये लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों से वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है, ये भी सही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। ई सेवा इलेक्ट्रॉनिक सेवा सेक्टर वियतनाम में है, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। देखिए एक तो ये गलत है 2 नंबर, इस हिसाब से एलिमिनेशन देखते हैं दोस्तों। एलिमिनेशन के हिसाब से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये 5 नंबर तो है ही नहीं, ठीक है ना। ये 5 नंबर में शायद भारत है, ठीक है। तो 1, 3 और 4 होगा मेरे ख्याल से। मैं इसका आंसर देख लेता हूँ 67 का, मैंने बताया सी, और 67 का जो आंसर होगा दोस्तों सी ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों
68 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? कौन करेगा? रिजर्व बैंक के अलावा कौन करेगा मुद्रास्फीति को नियंत्रण भैया? 68 में डी हो जाएगा। 69 का दोस्तों, नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। फंजिबल मतलब जिसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं, हो सकता है। वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान हैं। वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन हैं। नॉन फंजिबल, क्रिप्टोग्राफी का मतलब ही होता है कि वो फंजिबल होता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। आगे दोस्तों, उनका तुल्यता 2 नंबर गलत है, तो इस हिसाब से तो आंसर निकल गया हमारा। देखिए 2 गलत 2 गलत 2 गलत, 1 और 3 सही हो जाएगा। 69 का जो आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? 69 का डी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, देखिए आंसर शीट में देख रहा हूँ, इसमें आंसर डी है। तो इसमें यह है कि वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में। तो ये नॉन फंजिबल है, लेकिन क्रिप्टोग्राफी का जो तरीका होता है वो होता है कि डिजिट डिजिट में उसको तोड़ सकते हैं। जैसे कि 100 है तो 100 को कैसे लिख सकते हैं? 1.1 1.2 उस हिसाब से 100 लिख सकते हैं। 1.11 1.112 1.112 इस हिसाब से तोड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं देखता हूँ दोस्तों, तो आंसर इसका आंसर शीट में 1 2 और 3 तीनों दिया गया है कि नॉन फंजिबल टोकन जो होता है वह भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं। दूसरा, वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसीलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 का हो जाएगा डी, 69 का डी। 70 देखते हैं। घट प्रभा तेलंगाना में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में, मैथोन छत्तीसगढ़ में। उपयुक्त में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो दोस्तों है, दोस्तों देखिए आपको मैथोन बांध जो मिल जाएगा, घट प्रभा गांधी सागर मध्य प्रदेश, एक तो सही दिख रहा है। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, गांधी सागर इंदिरा सागर दोनों एक ही जगह है, तो ये तो गलत है। घट प्रभा तेलंगाना, घट प्रभा ये शायद उड़ीसा में, ठीक है। मैथोन जो है छत्तीसगढ़, मैथोन बांध मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो मैथोन बांध नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका केवल एक आंसर सही हो जाएगा, केवल एक युग में सही हो जाएगा कि गांधी सागर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, 71 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? मतलब ये रोजगार से संबंधित है। रोजगार से संबंधित डेटा कौन देता है? CSO देता है। 71 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों CSO। भारत में निम्नलिखित में से उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, अच्छा विवाद भी है, विवाद का तो नहीं करेगा CSO गलत हो जाएगा। औद्योगिक संवर्धन आर्थिक व्यापार विभाग, ये भी नहीं होगा। श्रम ब्यूरो होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ जो एक्स्ट्रा बात हो गया, औद्योगिक विवाद का बात है, तो विवाद वाला श्रम ब्यूरो ही करेगा, ठीक है। तो 71 का आंसर हो जाएगा दोस्तों C। 72 का, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है? CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है, कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। अगला है यह बुद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटर करता है। बुद्ध कोयला जिसको लिग्नाइट बोलते हैं, खंड के विकास की प्रगति का नियंत्रण करता है। यह कोयला युक्त क्षेत्र में अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ता को कोयला वितरण करें। ये तो बहुत खतरनाक बात हो गया, ये तो होगा नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड इसमें हम लगा के देखते हैं दोस्तों। तो 4 देखिए ये गलत है, ये गलत है। अब 1 तो 3 और 1 2 बच गया है, तो 3 वाला देख लेते हैं दोस्तों। यह कोयला क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है, ये सही है। तो 3 वाला ये इसका ए आंसर हो जाएगा। तो 72 का जो आंसर होगा, मैं आंसर शीट में भी देख लेता हूँ, जी हाँ 72 का ए है, ठीक है। 73 का है दोस्तों, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित किया जा सकता है?
इसमें जनजातीय लोगों की जमीन गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। ये तो ठीक है, ये तो होगा ही, ठीक है। अगला है, उन क्षेत्रों में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा, ये भी सही है। और इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा, ये तो नहीं है। जिन राज्यों के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा, ये भी नहीं है। गैर जनजाति लोगों को आंतरित करने पर रोक लगेगी, ये तो है, लेकिन सर्वोत्तम वर्णन पूछ रहा है और एक ही ऑप्शन चुनना है। तो गैर जनजाति लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी, या रोक लगाएगा कौन, एक स्वशासी निकाय ही होगी, तो ये इसका बी आंसर हो जाएगा। तो 73 का मैं देख लेता हूँ, 73 का जी हाँ बी आंसर है। आगे देखते हैं दोस्तों 74 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत स्वच्छता संगठन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्तपोषण होता है। भारत स्वच्छता संगठन धारणीय स्वच्छता यानी सस्टेनेबल स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्तपोषण किया जाता है। नहीं, ये तो गलत है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवागमन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने का नवप्रवर्तन हल उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, ये भी गलत ही है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो। 74 का हो जाएगा आपको आंसर डी। आंसर में देख लेता हूँ, आंसर डी 74 का जी हाँ बिल्कुल है। 75 का निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन गठित संगठन है? केंद्रीय जल बोर्ड, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। सारा जल से संबंधित दे दिया है दोस्तों। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण इसमें तो उपयुक्त लग रहा है। 75 का मैं देख लेता हूँ, 75 का सी जी हाँ बिल्कुल यही है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है। यह है पर्यावरण संरक्षण 1986 के नियम का अंतर्गत है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। 76 का देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंशियल कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका है एक संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंशियल कमेटी, यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंशियल समिति नहीं, ये शायद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा स्थापित है, तो इस हिसाब से ये गलत है। पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है, हो सकती है। आगे देखते हैं। यह महासभा के अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रतियों का आकलन करती है। हाँ, ये तो सही है, तो इस हिसाब से ये भी सही हो सकता है। 2 और 3 होगा। 76 का सी। 76, अरे मैंने एक चीज़ बताया, एक गलत है, तो देखिए एक गलत हो गया और केवल 3 सही तो दिखा आपको, लेकिन ये भी सही हो सकता था। इस हिसाब से मैंने आंसर देखा अभी, तो 76 का दोस्तों सी आंसर है, 2 और 3 दोनों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, 2 और 3 दोनों हो जाएगा। 77 का देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय क्रोड पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन है? ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्रों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का क्षेत्र है। पोलर कोड ये नहीं है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय पोलर कोड नहीं, ये भी नहीं है। एक आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। कोड कानून अंतर्राष्ट्रीय कोड है। ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। आर्कटिक काउंसिल के सदस्यों के व्यापारिक सुरक्षा समझौता है। कोड मतलब सिविल कोड कानून हो सकता है, लेकिन मैं आंसर देख लेता हूँ दोस्तों। 77 का आंसर ए है, इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 78 संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को पर्यवेक्षक स्थिति प्रदान करती है। यूएन महासभा जो गैर सदस्य राष्ट्र हैं उनको पर्यवेक्षक स्थिति का दर्जा देती है, ठीक है। वोटिंग होगा, दे देगा। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल
जैसा कि आपने सुना होगा, एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल रिपोर्ट आती है IPR वाला, वो इसका प्रेक्षक है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ है, ये नहीं। देख लेता हूँ आगे। UN महासभा का स्थायी प्रेक्षक UN मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं, बिल्कुल बनाए रख सकते हैं। तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। तो आपका जो आंसर है दोस्तों 78 का, मैं देख लेता हूँ 78 का आंसर, जी हाँ बिल्कुल डी है। और 79 का देखता हूँ दोस्तों। भारत में चाय बोर्ड किस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल है। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक है, नहीं ये नहीं है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में है। चाय बोर्ड बेंगलुरु, चाय बोर्ड केरल में है शायद, ये भी नहीं है। इस बोर्ड दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है, हाँ ये तो है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 79 का हो जाएगा डी, मैं देख लेता हूँ। 79 का डी बिल्कुल सही है। 80 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। ग्रीन वॉशिंग आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे माइंड वॉशिंग करते हैं ना, जैसे तालिबान वाले लोग माइंड वॉशिंग करते हैं, तरह तुम्हारे धर्म को नष्ट किया जा रहा है, चलो हथियार उठा लिया। लेकिन ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, बोल दिया कि हाँ भैया मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, पर्यावरण के लिए बहुत मस्त है। जैसे डोमिनोज पिज्ज़ा वाला किया था कि हम लोग ऐसा प्लास्टिक यूज करते हैं जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। इससे क्या हुआ कि डोमिनोज का जो सेल है बढ़ गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसका जो प्लास्टिक यूज कर रहा है वो और ख़तरनाक ही है। तो ग्रीन वॉशिंग हो गया, तो गलत है। तो यही है, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पादक पारिस्थितिकी के अनुकूल और पर्यावरण रूप से उपयुक्त है। यही इसका आंसर हो जाएगा, 80 का ए नंबर। ठीक है, 81 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। उच्च मेघ मुख्यतः सौर पृष्ठ को परावर्तित करके भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं, और भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघों में उच्च अवशोषण होता है और वह इससे तापन प्रभाव होता है। देखिए, एक तो यहाँ पे मेघ बना दिए हम, बादल, ठीक है, और इधर से मेघ पृष्ठ सौर विकिरण को परावर्तित कर दिया, तो सूर्य विकिरण आएगा नहीं तो गर्म होगा नहीं, ये सही है। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले अवरक्त विकिरणों को, मतलब जो नीचे से गया लॉन्ग वेव, उसको क्या किया, अवशोषित कर लिया। ठीक है, अवशोषित कर लेगा और उसे तापन प्रभाव पड़ेगा, अवशोषित करेगा, कुछ नीचे भी भेज देगा, इससे क्या होगा, तापन प्रभाव होगा। तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। 81 का हो जाएगा दोस्तों सी। 82 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिमी केनिया में बाड़ी बीरी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। उत्तर पश्चिम केनिया में बीरी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। दक्षिण सूडान गृह युद्ध के पलायन किए हुए कुछ लोग बीरी में रहते हैं। सोमालिया में गृह युद्ध के पलायन किए हुए कुछ लोग केनिया के दबाव शरणार्थी संकुल में रहते हैं। दबाव शरणार्थी संकुल में रहते हैं। उत्तर पश्चिमी केनिया में बीरी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। इसका आंसर मैं देख लेता हूँ दोस्तों क्या है। इसका आंसर दोस्तों सी दिया गया है। ठीक है, 2 और 3 दोनों, यानी कि दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीरी में रहते हैं, ये सही है। कुछ लोग रहते हैं, बृहद बस्ती ये गलत है ना, कुछ लोग रहते हैं। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केनिया के दबाव शरणार्थी संकुल में रहते हैं। देखिए, ये दोनों ही, ये कथन और ये दोनों कथन अपने आप में विपरीत है। या तो ये होता तो ये दोनों नहीं होता, या तो ये होता या तो ये दोनों होता तो ये नहीं होता। तो इसी हिसाब से देखिए, वो एक तो होगा नहीं और 3 अकेले हो नहीं सकता था, इसलिए इसका आंसर ये सी ही होगा। तो 82 का सी हो जाएगा। मैंने आंसर शीट देखा है दोस्तों, इसका भी 82 का सी ही है। 83 देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान उपयुक्त में से कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। तो तुर्की में देखिए, आर्मेनिया तो दुश्मन है, अजरबैजान है, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। आर्मेनिया तो दुश्मन है दोस्तों, उसका दुश्मन है। देख लेता हूँ, 83 का हो जाएगा दोस्तों सी। 2 और 5 हो जाएगा। तो अजरबैजान है और उज्बेकिस्तान है। क्रोएशिया नहीं है, क्रिश्चियन कंट्री है। रोमानिया भी थोड़ा क्रिश्चियन कंट्री है, और आर्मेनिया तो दुश्मन ही है। तो इसका आंसर अजरबैजान और उज्बेकिस्तान हो जाएगा। आंसर 2 और 5 होगा 83 का। 84 का देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है।
भारत का गुजरात में विशालतम सौर पार्क है। सौर पार्क देखिए अभी बहुत जगह है, आंध्र प्रदेश का बात चल रहा था तो गुजरात का बात चल रहा था, तो दोनों में से देख लेते हैं। आगे देखते हैं आगे के हिसाब से। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। केरल में नहीं, ये बेंगलोर कर्नाटक में है दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से गलत है, 2 गलत है। विचार कीजिए कौन सा सही है। 84 का बी, उस माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर बी ही है। और ये केरल में ही है। केरल में ही शायद एक हवाई अड्डा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। गोवा में भारत का विशालतम तैरती हुई सौर वोल्टी परियोजना, ये नहीं, ये वहाँ पे तेलंगाना में है शायद, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये 3 भी गलत है। और एक ये गुजरात वाला नहीं होगा, विशालतम सौर पार्क गुजरात में नहीं, ये यहाँ पे है, क्या बोलते हैं उसको आपको, राजस्थान में है। तो इस हिसाब से केवल 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 84 का। 85 देखते हैं दोस्तों, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के संबंध में विचार कीजिए। किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप स्थापित करने का अधिकार है। ये सही है। सभी राज्यों के, चाहे वह तटीय हो या भूआबद्ध राज्य हो, जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र में होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। समुद्री प्रादेशिक समुद्र में अपने प्रादेशिक समुद्र में, जहाज़ों के प्रादेशिक समुद्र में नहीं। ये देखिए, अब ये भारत का नॉटिकल माइल है 12, ये उसका प्रादेशिक क्षेत्र भारत का, तब इसमें कोई घुस जाएगा तो इसमें तो बिना रोक टोक का क्या, इसको तो ठोक ही देंगे। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस, कहाँ गया जी, 86। आपकी जगह दोस्तों थोड़ा गड़बड़ा गया है, देखिए तुरंत ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 हमको गलत दिख गया एक तो, ठीक है, 2 गलत दिख गया, इस हिसाब से हम लोग सही मार सकते हैं 1 और 3। तो इसका जो आंसर है दोस्तों देखिए 85 का मैंने सी बोला, 85 का मैं देख लेता हूँ। 85 का डी बताया गया है, डी है 1, 2 और 3। एक मिनट दोस्तों, ये 85 है, तो 85 का आंसर यहाँ पे डी है। 85 का आंसर डी है। क्या है, किसी अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहाँ से समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। ये तो सही है, लेकिन ये भी सही है, लेकिन सभी राज्यों के, चाहे वो तटीय हो या भूआबद्ध भाग में हो, जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है, सभी राज्यों को। अगर इस हिसाब से देखें तो दोस्तों, तो बिना रोक टोक का अधिकार तो नहीं होता है, क्योंकि अनुमति लेना होता है। इस हिसाब से ये 2 आंसर नहीं होगा, केवल 1 और 3 होना चाहिए। लेकिन आंसर की मैं देख रहा हूँ तो डी आंसर है। देख लीजिएगा समय के हिसाब से क्या सही होता है। आप एक बार यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन पढ़ लीजिएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सी, ठीक है। मैं देखता हूँ 86 नंबर, अगला बढ़ते हैं दोस्तों। 86 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लेखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप है। सेनकाकू चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। सेनकाकू आइलैंड का चीन और जापान के साथ ही विवाद है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये वही आंसर हो जाएगा 86 का बी। 87 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि चाड सबसे पहला देश है और हाल ही में समाचार पत्र होने में महत्वपूर्ण कारण। चाड क्या है, चीन द्वारा अस्थायी सैन्य बेस की स्थापना चाड में। और अगला है दोस्तों गिनी, सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन। इक्वाटोरियल गिनी और लेबनान, गंभीर और लंबे समय से आर्थिक मंदी लेबनान, हाँ ये तो सही है। ट्यूनीशिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन, ये भी सही है। ये शायद चाड नहीं है दोस्तों, चाड के अलावा शायद ये दक्षिण में साउथ अफ्रीका के ऊपर 2-3 देश है ना, वहाँ पर है शायद ये चीन का सैन्य अड्डा। तो ये इसका ये नहीं हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 तो सही है पेयर, तो केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 87 का, ठीक है।
88 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनातोलिया, अनातोलिया का पठार, उपयुक्त अनुसार अनातोलिया एक पठार भी है तुर्की में, ठीक है। अम्हारा, इथोपिया, अम्हारा। काबो डेलगादो, काबो डेलगादो और कैटालोनिया, कैटालोनिया इटली, ये ठीक है। 1 और 4 मैं देखता हूँ। 88 का आंसर जो जगह बी हो जाएगा, केवल 2 युग्म, हाँ सही है। ये अम्हारा यूथोपिया में नहीं है और काबो डेलगादो भी स्पेन में नहीं है, ये केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों 79 नंबर। वन्यजीव संरक्षण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, सही है। वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, ठीक। केंद्र और राज्य दोनों आ गया इसमें। जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर हो, समान संरक्षण का अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। किसी संरक्षित वन्यजीव में मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार देने के लिए पर्याप्त आधार है, बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक कानून बनाया जाएगा, सरकार उसको बताएगी कि हाँ ये खतरनाक है, तब मार सकते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में भी बंदर को मारा जा रहा था, ठीक है ना। तो इस हिसाब से 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। 89 का मैं देख रहा हूँ, 89 का आंसर ये बिल्कुल सही आंसर है। 90 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव की कुछ प्रजातियाँ कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? कवकों के कृषक के रूप में जानी जाती है। चींटी, कवकों का कृषक, तो चींटी तो कवक है नहीं और ना ही कृषक है, तो इसको नहीं देखते हैं। कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं। केकड़ा, मकड़ी, केकड़ा हो सकता है। कवकों का कृषक, कवकों का कृषक, कुछ प्रजातियां कवकों के कृषक के रूप में जानी जाती है। मैं देख लेता हूँ 90 दोस्तों। 90 का आंसर ए है, कवकों का कृषक चींटी ही है। लिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषक के रूप में जानी जाती है? कवक के कृषक, कुछ प्रजातियां, हाँ चींटी का वो काला वाला चींटी बड़ा वाला हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। कवकों के कृषक के रूप में जानी जाती है, यानी जो कवक होता है, कवक को जैसे कवक ऐसे है तो कवक कैसे ऐसे काट कट 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 के खा जाता है, तो काली वाली चींटी। तो इस हिसाब से ये चींटी वाला सही हो जाएगा 90 का ए। 91 देखते हैं दोस्तों। 91 में दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धौली, उड़ीसा। एरागुड्डी, आंध्र प्रदेश, सही है। जौगड़, ये भी उड़ीसा में ही है, तो ये गलत है। कलसी, कलसी 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 शायद देहरादून में है, तो 1 और 2 हो जाएगा, तो इसका केवल 2 युग्म हो जाएगा। 91 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 92 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा और राजवंश, ननुक चंदेल वंश का, ये ठीक है। जयशक्ति, जयशक्ति भी चंदेल वंश का, तो ये गलत हो गया। नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर पतिहार, ये सही है। भोज, राष्ट्रकूट का, राजा भोज, तो राजा भोज, राजा भोज कौन सा वंश के थे? प्रतिहार, प्रतिहार वंश का थे राजा भोज, ये भी गलत हो गया। तो 1 और 2 ही, 1 और 3 सही है दोस्तों, तो केवल 2 युग्म सही हो जाएगा। 92 का हो जाएगा आपका बी। 93 देखते हैं दोस्तों। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ये गलत है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों में ज्ञात था, ज्ञात था, हाँ ज्ञात तो था ही। संगम कवियों में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, नहीं ये तो गलत है। देखिए संगम साहित्य का मतलब ये है, उसमें 2 चीज़ ही मेन है, एक शौर्य की बात और एक तो प्रेम की बात, तो ये 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। तो ये शौर्य बोल रहा है ये नहीं है, तो ये गलत है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को संगत बताया गया है, नहीं ये जादुई ताकत का इस्तेमाल लोग करते थे, तो ये भी गलत है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो केवल ये बी आंसर सही है 93 का, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों 94 नंबर। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? अनुवाद देखिए एक्चुअल में किसके किसके टाइम में हुआ था? औरंगजेब के टाइम में तो बिल्कुल नहीं हुआ था, ठीक है। शाहजहाँ के काल में देखिए थोड़ा मोड़ा हुआ भी, तो बहुत कम हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा अनुवाद जो हुआ था अकबर के टाइम में, और इस हिसाब से हम अकबर साहब मार के देखते हैं, अकबर ही सही है दोस्तों। 94 का आंसर ए है, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा क्रोनोलॉजी आपको पता होगा तो पता चल जाएगा इसका आंसर। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। देखिए ये आसन मतलब बैठा हुआ मुद्रा में सबसे ऊंची मूर्ति है ना, ऐसा नहीं कि खड़ा वाला मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति है दूसरा नंबर पे, नहीं ये बैठा हुआ मूर्ति में दूसरा नंबर पे है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्चम साधन भक्ति है, ये भक्ति से संबंधित संत थे तो भक्ति ही बताए थे, ये सही है। वेद शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतः प्रामाणिक है,
नहीं, इन्होंने वेद के बारे में थोड़ा मोड़ा जो है दोस्तों कुछ बुराइयां भी की थी, ये सही है। तार्किक युक्तियां सर्वोच्चम सर्वोत्तम आनंद के मौलिक साधन है। नहीं, जहाँ पे भक्ति होगा वहाँ पे तर्क के बात नहीं होगा, तो ये गलत है, ये भी गलत है। ऐसे ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। ध्यान तो ध्यान नहीं, वो तो लोगों के बीच में जाते थे, तो भक्ति ही उसका सबसे मोस्ट प्रमुख साधन था। तो 95 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 96 देखते हो दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, ठीक है। अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, ये भी सही है। सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। सोमनाथ मंदिर और नहीं, सोमनाथ मंदिर में पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के टाइम में थोड़ा मोटा बकझक हो गया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे कि नहीं, राज्य को धर्म से दूर रखिए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, वो चल गए और बोले कि बाद में कि हम राष्ट्रपति होने के नाते नहीं गए हैं, हम ऐसे ही गए हैं। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा मुद्दा गरमाया हुआ था। उस समय में जो एस राधाकृष्णन थे वो उपराष्ट्रपति थे, लेकिन राष्ट्रपति कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस हिसाब से गलत है, तो 3 गलत हो गया दोस्तों। इस हिसाब से आंसर इसका हो जाएगा 96 का ऑप्शन ए, 1 और 2। 97 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है कि मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? बी कोशिका और टी कोशिकाएं। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, 97 का जो हो जाएगा आंसर दोस्तों, वे शरीर को पर्यावरणीय एलर्जनों से संरक्षित रखते हैं, वे शरीर में दर्द और सूजन का अपशमन करते हैं, वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधक की तरह कार्य करते हैं, वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। बी कोशिका और सी कोशिका। बी कोशिका देखिए, बी कोशिका से शायद ये बी कोशिका से ही तो ये निकलता है ना, ये जो हम लोग को मधुमेह से बचाता है, उसको बोलते हैं क्या, तो बोलता है, मैं समझ में मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों। मधुमेह से बचने के लिए कौन सा जो स्राव होता है वो बी कोशिका से निकलता है, तो वो प्रतिरक्षा रोधक का काम करती है, ये भी सही हो सकता है। रोग और सूजन का अपशमन करती है, ये भी है। लेकिन बढ़िया सबसे आंसर जो हो जाएगा इसका 97 का, मैं देख लेता हूँ, 97 का डी ऑप्शन है। वह शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाली रोगों से बचाती है, रोगजनक ज़रा होने वाली से बचाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 98 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परा सूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्राकृतिक में अस्तित्व में नहीं है। नैनो पार्टिकल्स प्राकृतिक में अस्तित्व में नहीं है। प्राकृतिक में नैनो पार्टिकल्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, नैनो पार्टिकल्स प्रकृति में तो है नहीं अस्तित्व में, तो प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है, नहीं एक होगा, गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परा सूक्ष्म कण जो है प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक के निर्माण में काम आता है, ये सही है। कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के प्रसूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। 2 और 3 किसमें है? डी में। 98 का आंसर देख लेता हूँ, डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। 99 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? डीएनए बारकोडिंग किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए डीएनए बारकोडिंग, डीएनए से बारकोडिंग करके किसी का आयु पता कर सकते हैं क्या? आयु, तो देखते हैं आगे क्या है। समान दिखने वाले प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए, अवांछित पादप और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए डीएनए बारकोडिंग। जब खाद्य प्रसंस्कृत है तो उसका पहचानने के लिए, प्राणी या पादप की सामग्री पहचानने के लिए, मैं देख लेता हूँ। 99 का आंसर सी है दोस्तों, ये और ये सही है। आयु जान सकते हैं डीएनए बारकोडिंग से, और प्रजातियों के बीच भिन्नता, ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो 3 नंबर दोस्तों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री का पहचानने के लिए, ये गलत है, ठीक है दोस्तों। प्राणी और पादप की सामग्री को पहचानने के लिए, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ये खाद्य प्रसंस्करण बोल दिया इसलिए ये गलत है, ठीक है ना। 100वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में उपयुक्त में से किसकी अधिकता से अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 NO2 आप जानते हैं, SO2 NO2, तो कौन कौन है?
सल्फर और नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन से तो नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी नहीं होगा। 2 और 4 बी में आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग का दोस्तों ये जो है ये सीरीज ए था दोस्तों। ठीक है, सी सेट का, यूपीएससी सी सेट, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यूपीएससी जीएस पेपर 1 का पेपर का जो सीरीज़ था ए था दोस्तों। 2022 का जो सीरीज़ हमने ख़त्म कर लिया दोस्तों। अगला सीरीज़ बहुत जल्द आएगा दोस्तों, तैयार रहिएगा दोस्तों। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।